नमस्ते, मैं डॉक्टर अरुण कन्नन, ऑर्थोपेडिक सर्जन फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई। हिप एंड नी ट्रीटमेंट्स में स्पेशलाइज करता हूं। इस वीडियो में प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या पीआरपी इंजेक्शन उसके बारे में देख लेंगे। घुटना का जो दर्द है आर्थराइटिस से जब होता है उसके लिए ये ट्रीटमेंट पॉपुलर हो रहा है, तो इसीलिए इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। ये पीआरपी क्या है? पीआरपी का फुल फॉर्म तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये ब्लड का एक कंपोनेंट है। जब ब्लड को लेते हैं और सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज मतलब इसको बहुत तेज से रोटेट करते हैं, ब्लड 3 कंपोनेंट से सेपरेट हो जाता है। जो ऊपर वाला कंपोनेंट है उसको प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें सेल्स नहीं है। जो बीच वाला कंपोनेंट है उसमें एक वाइट सेल्स होते हैं, दूसरा प्लेटलेट्स होते हैं, और जो सबसे नीचे वाला कंपोनेंट में रेड सेल्स होते हैं। जो लाल का सेल्स है जो यूजुअली ब्लड का जो कलर देता है वो नीचे होता है। जो ये बीच वाला छोटा वाला कंपोनेंट है उसी को प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या पीआरपी कहते हैं। तो पीआरपी को ऐसे ही बनाते हैं, जो ब्लड को रोटेट करके सेंट्रीफ्यूज करके उसी से वो पीआरपी अलग से मिलता है। ये पीआरपी का क्या स्पेशलिटी है? पीआरपी में बहुत सारा प्लेटलेट्स होते हैं और प्लेटलेट्स में बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। ये ग्रोथ फैक्टर्स को बहुत सारे नाम है। एक एक ग्रोथ फैक्टर एक एक टाइप ऑफ सेल को रीजनरेट करने के लिए या ग्रो करने के लिए स्टिमुलेट करता है। इसीलिए वो पीआरपी बहुत सारा जगह पे आजकल यूज हो रहा है। इसमें से मेन है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर या पीडीएफ कहते हैं। दूसरा है बीईजीएफ या वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर होते हैं। ये सब बहुत सारे नाम हैं। बहुत सारा सेल्स को ये ग्रो करने के लिए स्टिमुलेट कर सकता है। इसीलिए ये पीआरपी इंजेक्शन बहुत सारा जगह पे यूज़ हो रहा है। मेनली अब देखेंगे तो हेयर फॉल के लिए ये पीआरपी इंजेक्शन यूज़ करने लगे हैं, तो हेयर को ग्रो करने के लिए स्टिमुलेट करता है। दूसरा है जो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट में भी ये आजकल यूज़ हो रहा है, जो यूट्रस और ओवरी को स्टिमुलेट कर सकता है। और तीसरा है जो बोन एंड जॉइंट प्रॉब्लम्स के लिए आजकल यूज़ हो रहा है, आर्थराइटिस प्रॉब्लम या टेंडन का टेंडिनाइटिस प्रॉब्लम, ये सब के लिए पीआरपी यूज़ हो रहा है। तो नी आर्थराइटिस में क्या होता है? नी में एक जॉइंट है। नी जॉइंट के अंदर अच्छा सा स्मूथ मूवमेंट होने के लिए हड्डी के ऊपर एक लाइनिंग चाहिए, उसी को कार्टिलेज कहते हैं। जो हड्डी का एंड पे वो एक नरम चीज़ होता है जो स्मूथ होता है और फ्रिक्शनलेस मूवमेंट देता है, उसी को आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। जब ये कार्टिलेज घिस जाता है, कम हो जाता है, उसी को आर्थराइटिस कहते हैं। तो जब नी आर्थराइटिस कहते हैं ये यूजुअली वो कार्टिलेज का प्रॉब्लम है, बोन के ऊपर जो नरम टिश्यू है वो घिस जाता है। तो ये नी आर्थराइटिस स्टेजेस में प्रोग्रेस होता है। स्टेज 1 में बहुत माइल्ड आर्थराइटिस है, स्टेज 4 कहेंगे तो वो सिवियर आर्थराइटिस का स्टेज है। जब स्टेज 1 में जो कार्टिलेज का स्ट्रेंथ कम हो जाता है, थोड़ा थोड़ा क्रैक्स बनने लग जाते हैं। सेकेंड स्टेज में कार्टिलेज का जो थिकनेस है वो कम होने लगता है। स्टेज 3 में ऑलमोस्ट 50% या आधा से ज़्यादा कार्टिलेज चले जाता है, घिस जाता है। स्टेज 4 में घुटना का एक कंपार्टमेंट में वो कार्टिलेज पूरा चला जाता है, मतलब 100% घिस जाता है, उसी को स्टेज 4 आर्थराइटिस कहते हैं। ये हम एक्सरे में अच्छे से देख सकते हैं। जब खड़े होके एक्सरे लेते हैं, घुटना का जो आर्थराइटिस का स्टेज अच्छे से पता चल जाता है। स्टेज 1 में जो कार्टिलेज का जो गैप है वो अच्छे से मेंटेन हो जाता है। इसमें देख सकते हैं दो हड्डी के बीच में गैप जैसे दिखता है, तो गैप है तो इसका मतलब है उधर पूरा कार्टिलेज है। तो स्टेज 2 में अब देखेंगे जो लाल वाला वो सर्कल के अंदर, तो वो कार्टिलेज का जो गैप है वो थोड़ा कम हो गया। स्टेज 3 पे वो ऑलमोस्ट 50% कम हो गया। स्टेज 4 में वो कार्टिलेज का गैप ही नहीं दिख रहा है, हड्डी हड्डी के ऊपर रगड़ रहा है, इसी को बोन ऑन बोन आर्थराइटिस कहते हैं।
तो स्टेजेस का जानकारी ज़रूर है पीआरपी को समझने के लिए, क्योंकि वो कुछ स्टेजेस में ही काम करता है। स्टेज 1 इसमें कार्टिलेज में हल्का सा ही डैमेज है, तो इसलिए ज़्यादा इस स्टेज में पीआरपी यूज़ नहीं होता है। स्टेज 2 में और स्टेज 3 जो मीडियम स्टेजेस है उसी में ये पीआरपी का ज़्यादा काम है, मेनली स्टेज 2 पे, क्योंकि उसमें कार्टिलेज है, पूरा गया नहीं है, इसलिए जो बचा हुआ कार्टिलेज है उसी को रीजनरेट करने के लिए ये पीआरपी यूज़ कर रहे हैं। जो स्टेज 4 है, सीवियर स्टेज है, जब पूरा कार्टिलेज घिस गया, चला गया, उस स्टेज पे ये पीआरपी का रोल बहुत कम है, यूजुअली यूज़ नहीं करते। और ये पीआरपी इंजेक्शन आउट पेशेंट प्रोसीजर है, जिसके लिए यूजुअली एडमिशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो स्टेराइल क्लीन एनवायरनमेंट में ये ब्लड लेके उसी को प्रोसेस करके इमीडिएटली, यूजुअली 15-20 मिनट ही लगता है उसको प्रोसेसिंग में, वो प्रोसेसिंग करके इंजेक्शन घुटना में दिया जा सकता है। जब ये देते हैं, जो कार्टिलेज का रीजनरेटिव कैपेसिटी बढ़ जाता है। पर कार्टिलेज को रीजनरेट करने के लिए बाकी फैक्टर्स को भी कंट्रोल करना पड़ता है। अगर आदमी का वेट ज़्यादा है तो घुटना में लोड ज़्यादा है। अगर बहुत ज़्यादा लोड है घुटना के ऊपर, ये पीआरपी का इफ़ेक्ट काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि वो मैकेनिकल एनवायरनमेंट वो ठीक नहीं है वो रीजनरेट करने के लिए। तो अगर एक आदमी का बहुत ज़्यादा वज़न है तो उसके साथ पीआरपी इंजेक्शन के साथ वज़न का भी ट्रीटमेंट करना है। तो ओवरवेट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर है प्रॉपर डाइट प्लान है। तो जब भी आर्थराइटिस के साथ जो मरीज़ आते हैं उनको आजकल डाइटिशियन के पास भेजते हैं कि आप थोड़ा डाइट का रिकमेंडेशन देते हैं, जिसके हिसाब से वो वज़न कम कर सकते हैं, और ये पीआरपी के साथ ये भी करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ जो घुटना का स्ट्रेंथ भी मेंटेन करना है, इसलिए एक्सरसाइजेस भी करना पड़ता है। जब आर्थराइटिस है, घुटना में वीकनेस भी बढ़ जाता है, एक्सरसाइज और काम करना कम हो जाता है, तो घुटना का वीकनेस उसके हिसाब से धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो घुटना का जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन करने के लिए और बैलेंस को भी मेंटेन करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइजेस चाहिए। तो जब पीआरपी का इलाज सोच रहे हैं, वो होलसम ट्रीटमेंट होना चाहिए, जो मल्टी मोडल ट्रीटमेंट कहते हैं। मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट, जो एक चीज़ से नहीं होता है, बहुत सारा चीज़ों का मिलके वो ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा हो जाता है। उसमें एक है डाइट और एक्सरसाइज प्रोग्राम, दूसरा है कुछ एक्टिविटीज़ को मॉडिफिकेशन करना, तीसरा है रीजनरेटिव जो इंजेक्शन है वो पीआरपी है। ये सब मिलके एक होलसम ट्रीटमेंट बन जाता है मीडियम स्टेजेस में। ये घुटना को आर्थराइटिस को स्लो डाउन करता है, जो 4th स्टेज में सीवियर स्टेज में जाने को स्लो डाउन करके काफ़ी अच्छा रिलीफ देता है। थैंक यू।